हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा और अपने चैप्टर 6 कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट और नई शुरुआत करते हैं चैप्टर 7 के साथ में, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ने से पहले अपन ये देखेंगे कि डायरेक्ट करंट क्या थी और उसके बाद में उसको कंपेयर करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के साथ में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं डायरेक्ट करंट की। डायरेक्ट करंट मतलब डीसी, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है। जो कौन सी करंट थी? वो डायरेक्ट करंट थी। वो ऐसी करंट थी जिसमें टाइम के साथ में करंट की डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा था। यदि करंट की डायरेक्शन में किसी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, मान लो किसी टाइम पर 2 एम्पीयर फ्लो हो रही है, किसी पे 3 हो रही है, फिर 5 हो गई, 10 हो गई, 8 हो गई, 3 हो गई, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है करंट का टाइम के साथ में। यानी कि मैं करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो जैसे मान लो ऐसा कोई ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ना तो इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यदि इस वायर में किसी टाइम पे 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, तो हर टाइम पे 2 ही बनी हुई है, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको तो अपन नाम देते हैं क्या? डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट। और यदि मान लो मैंने ऐसा कोई ग्राफ बना दिया इस टाइप का सा, करंट और टाइम के बीच में, इसका मतलब करंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो ये भी डीसी का ही सिंबल है। और ऐसे ही मान लो ऐसा कोई मैंने ग्राफ बना दिया करंट और टाइम के बीच में इस टाइप का सा, ठीक है, इस टाइप का सा, इसका मतलब इसमें भी करंट की डायरेक्शन डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, जीरो हुई, लेकिन फिर इंक्रीज होना शुरू हो गई सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये भी किसका ग्राफ हो गया? डीसी का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ऐसी करंट जिसमें टाइम के साथ में करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट बनी हुई है, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसी करंट को नाम देते हैं अपन डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब बात करते हैं एसी करंट की, अल्टरनेटिंग करंट, जो अपना चैप्टर है अपन उसकी बात कर लेते हैं एसी करंट की। एसी करंट में क्या होता है? अल्टरनेटिंग का ही नाम ही पता चल रहा है, अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग का मतलब एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर, इधर उधर करती रहती है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए देखते हैं इसमें क्या होता है, इसको समझो अल्टरनेटिंग करंट क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट अपने पास में जो टॉपिक आता है वो यही आएगा, अल्टरनेटिंग करंट, एसी। ठीक है, तो एसी जो करंट होती है उसका जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन बनती है, जैसे मान लो I = I0 साइन ओमेगा टी, या फिर ईएमएफ की इक्वेशन बनती है मान लो E0 साइन ओमेगा टी। तो इसमें एसी करंट में जब ग्राफ बनाया जाता है तो क्या होता है वो चीज़ समझो। ये करंट है, ये मान लो टाइम है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट हुई, मैक्सिमम हुई, डिक्रीज होते होते जीरो हुई, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इस तरह से यदि ग्राफ बन रहा है कि जीरो से स्टार्ट हुई, मैक्सिमम हुई, डिक्रीज होते होते जीरो हो गई। जैसे मान लो ये वायर था, ये वायर मैंने मान लिया ए से बी डायरेक्शन में वायर था और रेजिस्टेंस आर था, इसमें करंट 1 सेकंड के लिए ऐसे हुई, अगले 1 सेकंड में मान लो ऐसे हो गई, फिर अगले 1 सेकंड में मान लो ऐसे हो गई, फिर अगले 1 सेकंड में मान लो ऐसे हो गई। यानी कि करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में यदि करंट की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है तो उसको अपन नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट या एसी। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा ही हुआ कि यदि करंट केवल ये पॉजिटिव में ही बनी रहती, ठीक है, ये वाला हिस्सा होता ही नहीं इधर वाला, तब तो ये डीसी होती, लेकिन जैसे ही इधर आ गई इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब ये करंट कैसे हो गई? अल्टरनेटिंग करंट हो गई। अब वो ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, वो ऐसे भी हो सकती है, इस टाइप की सी। कुल मिला के डायरेक्शन जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। जैसे इतने टाइम के बाद में चेंज होके ऐसे हो गई, फिर इतने टाइम के बाद में चेंज होके ऐसे हो गई। तो इस तरह से डायरेक्शन कंटिन्यूसली यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में चेंज होती जाती है तो इसको अपन नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और इसकी इक्वेशन क्या बनती है? कुछ ऐसी इक्वेशन बनती है, I = I0 sin ओमेगा टी या E = E0 sin ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो इसकी और भी इक्वेशन बन सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसी ही हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन थोड़ा ग्राफ बनाना सीखते हैं कि साइन और कोस के जो ग्राफ बनते हैं वो साइन और कोस के ग्राफ कैसे बनते हैं, तो उससे अपने और क्लियरिटी आएगी कि ये ग्राफ इस टाइप का सा क्यों बन रहा है। ठीक है, कि अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ जो है किस टाइप का सा बनता है। तो जैसे मान लो मैंने ग्राफ बनाना है किसका? साइन ओमेगा टी का। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी को मैं क्या बोल सकता हूँ? अपन ऐसे बोल सकते हैं साइन ओमेगा टी को, साइन ओमेगा मतलब 2π/T इंटू स्मॉल टी, ऐसा ही होता है। तो यहाँ से जब साइन का ग्राफ बनता है तो वो देखो क्या होगा, साइन टी की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूँगा
ठीक है। यहाँ पे मैंने मान लिया आई है और ये आई नोट साइन ओमेगा टी है और ये आई नोट साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो जब मैंने ग्राफ बनाना शुरू किया t इक्वल्स टू 0 पे, ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाएगा तो t इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 0 होने का मतलब करंट की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। तो ग्राफ मेरा यहाँ से शुरू होगा। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। लेकिन कब तक बढ़ेगा, जब साइन की वैल्यू 90 नहीं हो जाती है। साइन की वैल्यू जब 90 हो जाएगी, साइन 90 हो जाएगा तो उस कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से चलना शुरू हुआ 0 से, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जब ये वैल्यू 90 हो जाएगी यानी साइन 91 हो जाएगी यानी कि आई नोट हो जाएगा। तो मैक्सिमम करंट की यदि अपन बात करें तो कितनी हो जाएगी, आई नोट हो जाएगी। फिर जब साइन की वैल्यू जो है साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 90 से बढ़ना शुरू होगी तो साइन थीटा की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है और साइन 180 तक होते होते क्या हो जाती है, 0। तो 0 होती है तो यहाँ पे ग्राफ पहुँच गया, हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में देखो यहाँ से t की वैल्यू चाहे पुट करके देख लो। यदि अपन t की वैल्यू पुट करते हैं तो देखो क्या होगा, i इक्वल्स टू मैंने बोल दिया इक्वेशन क्या है आई नोट साइन ओमेगा टी और मैंने यहाँ t पुट किया, t की वैल्यू 0 पुट करी तो क्या आया मेरे पास में, t की वैल्यू जब 0 पुट करी तो क्या होगा, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, t की वैल्यू मैंने पुट करी मान लो t/4 कर दी t/4, तो t/4 पुट करूँगा तो t से t कैंसिल और नीचे 4 है यानी कि π/2 हो जाएगा। साइन π/2 का मतलब साइन 90 यानी कि आई नोट 1 यानी कि आई नोट। ठीक है, फिर मैं पुट करी मान लो t/2। ठीक है, t/2 जैसे पुट करूँगा तो t/2, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई यानी साइन 180, साइन 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, फिर मैंने पुट किया मान लो 3t/4, 3t/4 जैसे पुट करूँगा इसके अंदर 3t/4 पुट करके देख लो इसमें क्या होगा 3t/4, t से t कैंसिल। ठीक है, बनेगा क्या 6π/4 या फिर ये देखो 3π/2, 3π/2 साइन 3π/2 मतलब साइन 270, साइन 270 की वैल्यू -1 यानी कि माइनस का आई नोट हो जाएगा। फिर यदि मैं t पुट करूँगा, यदि यहाँ पे मैंने t पुट कर दिया तो t से t कैंसिल, साइन 2π, साइन 2π की वैल्यू 0। तो ग्राफ अपना क्या बनेगा, इस तरह ये वैल्यू आ गई। अब देखो टाइम 0 जब था तब तो ये भी 0 थी, करंट भी 0 हो गई। जब टाइम t/4 हुआ तो करंट क्या हो गई, आई नोट मैक्सिमम, यानी कि ये टाइम कौन सा हुआ, t/4 हो गया। फिर उसके बाद में देखेंगे टाइम t/2 हुआ तो टाइम t/2 हुआ तो फिर से क्या हो गई, करंट 0। तो ये टाइम कौन सा हुआ, t/2। फिर 3t/4 हुआ तो माइनस का आई नोट, माइनस का आई नोट का मतलब डायरेक्शन चेंज। ठीक है, माइनस में आने का मतलब डायरेक्शन चेंज। ये कितना हो जाएगा, माइनस का आई नोट और ये टाइम कितना हो गया 3t/4। उसके बाद में t पुट करेंगे तो क्या आएगा 0, तो फिर से क्या हो गई ये 0, ये t पुट कर दिया। तो ऐसा ग्राफ बनता है साइन के लिए। ठीक है, तो अब मैं केवल ग्राफ बना रहा हूँ, अब वैल्यूज पुट करके अपन खुद आप लोग खुद देख सकते हो। जैसे मान लो यदि कोस ओमेगा टी का ग्राफ बनेगा तो कोस ओमेगा टी में कैसा ग्राफ बनेगा, कोस ओमेगा टी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा, t इक्वल्स टू 0 पे कोस 0, कोस 0 की वैल्यू मैक्सिमम, तो ग्राफ यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, फिर जैसे जैसे t बढ़ता जाएगा ओमेगा t बढ़ेगा तो कोस की वैल्यू कम होती जाएगी, कि थीटा बढ़ता है तो कोस थीटा कम होता जाता है और कोस 90 पे क्या हो जाता है 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैक्स अपोजिट डायरेक्शन 90 से ऊपर निकलते ही क्या होता है, कोस नेगेटिव में आ जाता है तो ये माइनस में हो गया। 180 तक नेगेटिव में रहता है, फिर 270 तक भी नेगेटिव में रहता है, फिर 270 के बाद में क्या होता है, पॉजिटिव में आ जाता है। तो ये जो ग्राफ बनता है किसका बनेगा, कोस का ग्राफ बनेगा। ऐसे यदि अपन ग्राफ बनाएं माइनस के साइन थीटा का, ठीक है, या माइनस का साइन ओमेगा टी, यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, नेगेटिव में। ठीक है, उल्टा बन जाएगा, जो पॉजिटिव में बन रहा था उसका उल्टा इधर बन जाएगा। यदि मैं बनाऊँ माइनस का कोस ओमेगा टी, ठीक है, तो माइनस का कोस ओमेगा टी कैसा बनेगा, इसका उल्टा। इसका उल्टा मतलब यहाँ से शुरू होकर इस तरह से चलेगा। समझ में आ रही चीज। तो ऐसा इसके अंदर ग्राफ बनता है जिसको अपन नाम देते हैं एक तरह से, ये सब क्या है, एक तरह से ये ग्राफ अपने हैं साइन के, कोस के, ये सब ग्राफ अपन को सीधे सीधे ध्यान में रखने होते हैं। कैसे बना ये मैंने बता दिया कि साइन का बना के बता दिया, वैसे ही कोस का बना के देख लो, वैसे ही माइनस साइन का बना के देख लो, वैसे माइनस कोस का बना के देख लो। ग्राफ अपने जो बनेंगे वो इसी टाइप के से इसके अंदर ग्राफ बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में कुछ टर्म्स आती है इसके अंदर। वो टर्म्स क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छा एक चीज़ और है कि जो AC होती है, जो DC थी अपने पास में,
डायरेक्ट करंट वो कभी लौट के नहीं आती, लौट के नहीं आती तो इसकी फ्रिक्वेंसी तो क्या होती है 0 और इसका टाइम पीरियड क्या होता है इनफाइनाइट। जो डीसी करंट होती है उसकी फ्रिक्वेंसी 0 होती है और उसका टाइम पीरियड क्या होता है इनफाइनाइट, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन बनी हुई रहती है। तो वापस टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो, तो ऐसे ही बनी हुई है, वापस लौट के ऐसे आती ही नहीं है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया उसका इन्फिनिटी। तो फ्रिक्वेंसी क्या हो गई 0, क्योंकि टाइम पीरियड का इनवर्स फ्रिक्वेंसी होती है। अब इसमें कुछ टर्म्स होती है, वो टर्म्स क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे अपने पास में फॉर्मूला ये बना I=I0 sin ओमेगा टी। तो फर्स्ट इसमें टर्म आती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है करंट की या ईएमएफ की या किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है I0 हो रही है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इस इक्वेशन में यदि अपन देखेंगे तो ये जो I0 होगा वो क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो इस साइन के पहले जो भी चीज़ लिखी हुई होगी वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और उसी को अपन नाम क्या देंगे उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है। नंबर सेकंड इसके अंदर आता है क्या, टाइम पीरियड, जो अभी अपन ने बोला था। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड अपना हो जाता है कि किसी भी करंट को या किसी भी चीज़ को, ठीक है, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, यहाँ से चलना शुरू हुई, इधर गई, वापस लौट के ऐसे आई, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, इसको बोलते हैं इसका टाइम पीरियड। जैसे अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो अर्थ को एक पोजीशन से शुरू होके, जैसे मान लो ये अपना सन है और ये अपनी अर्थ है और इसको इस तरह से वो चक्कर लगा रही है, तो यहाँ से शुरू होके यहाँ से चल के वापस जब यहाँ पहुँची तो इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक साइकिल कंप्लीट होने में जो उसने टाइम लिया होगा वो क्या होता है टाइम पीरियड। तो अर्थ का सन के चारों तरफ कितना टाइम है, कितना टाइम पीरियड है 365 डेज। 365 डेज में वो एक चक्कर पूरा कर लेती है। ऐसे ही टाइम पीरियड क्या हो गया इसके अंदर, करंट के अंदर, कि करंट ऐसे चली, यहाँ से स्टार्ट हुई, मैक्सिमम हुई, 0 हुई, अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हुई, मैक्सिमम हुई और वापस 0 हो गई। तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको नाम देते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T=2π/ω या फिर फ्रिक्वेंसी का इनवर्स। ठीक है। थर्ड अपने पास में आती है लास्ट इसकी टेक्निकल टर्म, जिसको अपन नाम देते हैं फ्रिक्वेंसी। ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि एक साइकिल जो है, या फ्रिक्वेंसी क्या हो गई कि एक सेकंड में कितने साइकिल वो कंप्लीट कर लेती है। ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 डेज लेती है। ठीक है। तो एक सेकंड में कितना चक्कर लगाती है, वो क्या हो जाएगा उसकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है। तो कोई मान लो करंट फ्लो हो रही है, वो एक सेकंड के अंदर 50 चक्कर लगा लेती है। ठीक है। जैसे अपने घरों में जो सप्लाई आती है वो 60 हर्ट्ज की आती है, 50 हर्ट्ज की आती है। तो यहाँ से जब वो ऐसे चल रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी यानी कि वो जो है एक अपना जो एक सेकंड है उस एक सेकंड के अंदर कितने चक्कर लगा लेगी, 50 चक्कर लगा लेगी। यदि किसी करंट की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसका मतलब वो एक सेकंड के अंदर 50 चक्कर लगा लेती है ऐसे। ठीक है। इधर गई इधर आई, एक चक्कर पूरा हुआ, इधर गई इधर गई, एक चक्कर और पूरा हुआ, इधर गई 3 चक्कर पूरे हो गए। तो ऐसे ही एक सेकंड के अंदर यदि 50 चक्कर लगा लेती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज। ठीक है। तो ये अपने पास में कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी इस चैप्टर से रिलेटेड, कुछ बेसिक चीज़ें थी, कुछ डेफिनेशंस थी। तो फ्रिक्वेंसी की यदि अपन बात करें तो फ्रिक्वेंसी का यदि फॉर्मूला देखें तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/T या फिर ω/2π। ठीक है। तो ये अपने पास में फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाता है। ठीक है। तो अब ये चीज़ अपनी यहाँ पे बेसिक चीज़ें इस चैप्टर की जो है वो कंप्लीट हो गई है। बाकी जो है नेक्स्ट जो है वो अपन फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।